हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। ठीक है, मेरा नाम वरुण है और मैं आपके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन को बनाने वाला हूं सबसे आसान और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। इसमें यह सीखेंगे कि ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं और इनसे जो पैरामीटर्स मिलते हैं वो ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस को निकालने के लिए कैसे हेल्पफुल होते हैं, कैसे हम पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सर ये टेस्ट क्यों करते हैं। यार कोई भी टेस्ट इसीलिए किया जाता है ताकि उससे परफॉर्मेंस का पता चल सके। ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस का मतलब होता है उसकी इफिशियंसी, वोल्टेज रेगुलेशन अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। अब अगर हम ट्रांसफार्मर बनाए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे ले जाके सप्लाई पे रख देंगे। उससे पहले ही हमें एनालाइज करना होगा कि अगर हम उसे सप्लाई पे रखेंगे तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में वो ट्रांसफार्मर कैसा बिहेव करेगा, इफिशियंसी क्या आएगी, रेगुलेशन क्या आएगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन कैसे होगा, ये सारी चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है क्या? ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट आर कंडक्टेड in order to predict performance of the transformer without actually loading it। ऐसा ना हो जाए कि टेस्टिंग करते समय हमारा बिजली का बिल बहुत आ जाए, खर्चा बहुत हो जाए। विदाउट एक्चुअली लोडिंग इट। क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। अब आइए बात करते हैं सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। ओसी टेस्ट, पॉपुलरली नोन एज ओसी टेस्ट। Open circuit test is conducted on low voltage side and high voltage side is open circuited। अब आप पूछोगे सर क्यों हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को हमेशा एलवी साइड में करते हैं? ऐसा इस वजह से क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं वॉट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, अगर वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज रेटिंग के चाहिए होंगे तो उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अदरवाइज हम चाहे एचवी साइड में कर लें या एलवी साइड में, इससे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्रेट सर। तो हम करते हैं एलवी साइड में ताकि इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट घटा सके, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट घटा सके। समझ आया? जी सर। फर्दर, इफ ओपन सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी देन इट गिव्स रेटेड कोर लॉस। इसका मतलब क्या हुआ भाई? अगर ओपन सर्किट टेस्ट को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे कंडक्ट किया जाए तो हमें रेटेड कोर लॉस का पता चलता है, अदरवाइज हमें रेटेड कोर लॉस का पता नहीं चलेगा। ट्रांसफार्मर लॉसेस में इसके बारे में मैंने डिस्कशन करा है। ठीक है। फर्दर, इट गिव्स शंट ब्रांच पैरामीटर। शंट ब्रांच पैरामीटर क्या होते हैं भाई? आपने कहा सर आरसी और एक्सएम पैरामीटर शंट ब्रांच पैरामीटर्स होते हैं, जहां आरसी हमारा कहलाता है कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक्सएम कहलाता है मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लो पावर फैक्टर वॉट मीटर इज यूज्ड इन ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट की कंडीशन में हमारी जो करंट ट्रांसफार्मर में जाती है वो सिर्फ नो लोड करंट होती है, और हमें पता है कि नो लोड करंट 80 to 85 डिग्री लैगिंग होती है क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द नो लोड करंट मैग्नेटाइजिंग करंट होती है। उसका पर्पस होता है ट्रांसफार्मर में फ्लक्स बनाना। इस वजह से नॉर्मल पावर फैक्टर वॉट मीटर से हम मेजर नहीं कर सकते और स्पेशल डिजाइन लो पावर फैक्टर वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होती है। यह क्वेश्चन गेट में पूछा है कि ट्रांसफार्मर के किस टेस्ट में लो पावर फैक्टर वॉट मीटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते समय हमें कैसा पावर फैक्टर चाहिए? लो पावर फैक्टर वॉट मीटर। इज इट ओके? ग्रेट सर। अब आओ देखते हैं कि ये टेस्ट कंडक्ट करते कैसे हैं। तो यार देखो, सबसे पहले तो हमारे पास है ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास हो गया ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन दिखा रहा हूं ये ट्रांसफार्मर का बॉक्स है, ऐसा समझना। ठीक है, और इस बॉक्स में से टोटल 4 टर्मिनल बाहर निकले होंगे, 2 एचवी के टर्मिनल बाहर निकले होंगे और 2 एलवी के टर्मिनल बाहर निकले होंगे। एचवी वाले टर्मिनल को तुम ओपन छोड़ दो और एलवी वाले टर्मिनल को सप्लाई पे रखना है। सप्लाई कहां है? ये रही सप्लाई। देखो, एक लाइन हो गया और एक न्यूट्रल हो गया।
सर ये इंडक्टर क्यों बना रहे हो? ये इंडक्टर मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये रेगुलेटर बता रहा है, मतलब हम यहां पर वोल्टेज अपने मन चाहे हिसाब से चेंज कर सकते हैं इसकी टैपिंग को चेंज करके। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ये वोल्टेज रेगुलेटर से वोल्टेज हम जो यहां पर लगाएंगे वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर पे। इस वोल्टेज को जो हमने लगाया उसे मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाया है, और ये वोल्ट मीटर मेजर करेगा ओपन सर्किट वोल्टेज। इज इट ओके? क्योंकि इस साइड ओपन है, सो इस समय जो भी वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो उसको क्या बोल दिया मैंने? ओपन सर्किट वोल्टेज अप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर। जो भी पावर इस ट्रांसफार्मर के अंदर जा रही होगी उसको मेजर करने के लिए यहां एक वॉट मीटर लगा दिया। ओपन सर्किट कंडीशन में पावर एंटरिंग इनटू द ट्रांसफार्मर, ये हमको वॉट मीटर से पता चल जाएगा, जिसको बोला पीओसी। और नो लोड करंट का पता चल गया एमीटर से। ठीक है क्या? जी सर। अब सर ये पीओसी क्या है? पीओसी क्या है? पीओसी है पावर मेजर्ड थ्रू वॉट मीटर। पावर वी मेजर्ड थ्रू वॉट मीटर। वीओसी क्या है भाई? वोल्टेज मेजर्ड थ्रू एमीटर। वोल्टेज मेजर्ड थ्रू एमीटर, सॉरी वोल्टेज मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर, आई एम सॉरी, वोल्टेज मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर। एंड आई नॉट क्या है भाई? करंट मेजर्ड थ्रू एमीटर। इसको नो लोड करंट करते हैं। करंट मेजर्ड थ्रू एमीटर। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन सर। सो हमने एक वॉट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर लगाया, जिससे हमें क्या मिल गया? पावर मेजर्ड थ्रू वॉट मीटर, दैट इज इनपुट पावर टू द ट्रांसफार्मर अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। VOC वोल्टेज मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर, ओपन सर्किट कंडीशन में अप्लाइड वोल्टेज। और नो लोड करंट, इसका मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में करंट एंटरिंग इनटू द ट्रांसफार्मर। ठीक है क्या? जी सर, बहुत बेहतरीन। यहां तक मेरी बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन सर। अच्छा, ये जो ट्रांसफार्मर है इसका इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा होता है? अगर हम अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल मॉडल की बात करें तो इसका अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा था? सर, इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर कैसा था भाई? सर, इलेक्ट्रिकल मॉडल ऑफ ट्रांसफार्मर हमारा एक था नो लोड ब्रांच, जिसे हम अप्लाइड वोल्टेज के अक्रॉस हमेशा दिखाते हैं। दिस इज अ शंट ब्रांच विच इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड अक्रॉस द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है। फिर था हमारे पास आर इक्विवेलेंट, एक्स इक्विवेलेंट, और ये हमारा हो गया आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। हम क्या करते हैं हमेशा? वी कैन पुट ऑल द प्रैक्टिकलिटीज ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन वन साइड एंड देन वी ट्रीट द ट्रांसफार्मर एज अ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ये पोर्शन हो गया भाई आइडियल ट्रांसफार्मर, और सारी प्रैक्टिकलिटीज हमने सोर्स साइड में शिफ्ट कर दी। यहां जो तुमने वोल्टेज लगाया है वो है VOC। ठीक है सर। ये हो गया हमारा RC, JXM, R इक्विवेलेंट और JX इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? जी सर। अच्छा, HV साइड आपने क्या रखी है? ओपन रखी है। तो यार अगर HV साइड को ओपन रखा है तो यहां पे जो करंट होगी, लोड करंट, वो क्या होगी? जीरो। जी सर। अगर लोड करंट जीरो होगी तो इस साइड की करंट I2 डैश करंट भी क्या होगी? जीरो। बहुत बेहतरीन सर। अब अगर ये करंट जीरो है, दिस इज द अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट मॉडल। ऑलरेडी इन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल इस बारे में डिस्कशन कर रखा है। तो सर यहां पर अगर हमारा I2 डैश जीरो है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस सर्किट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा। बिल्कुल सर। इसका मतलब नो लोड की कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा दिखाई देगा? आपने कहा सर नो लोड की कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिकल मॉडल जो है वो I1 कर देता हूं यहां पे,
ठीक है क्या? इट इज द फेजर सम ऑफ आई नॉट प्लस आई टू डैश. ऑलरेडी वी हैव नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, अब अगर नो लोड की कंडीशन है यानी I2 0 है, तो क्या यहां I2 डैश 0 है तो इस वाले पार्ट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस रहा? नहीं रहा सर, नहीं रहा. मतलब इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा दिखाई दिया अंडर नो लोड कंडीशन? सर इलेक्ट्रिकल मॉडल अंडर नो लोड कंडीशन हमको दिखाई देगा ऐसा. बहुत ध्यान से देखना भाई. ये हो गया RC, ये हो गया XM, ठीक है, RC XM, I2 डैश है 0, तो इसके आगे की सर्किट का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ही नहीं रहा. ये हो गया I0, ये भी हो गया I0. यहां वोल्टेज जो लगाया है हमने वो VOC से पता है और पावर जो इनपुट में आ रही है वो POC से पता है. क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल. अब एक बात बताओ, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिकल मॉडल ये है और जो तुमने टेस्ट किया है वो ये है. तो यहां पर जो पावर एंटर कर रही है ट्रांसफॉर्मर में, वो अगर इस ट्रांसफॉर्मर का इलेक्ट्रिकल मॉडल ओसी टेस्ट के दौरान ऐसा है तो पीओसी पावर एंटर कर रही है. इस इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल मॉडल में जो भी पावर एंटर कर रही होगी वो पावर कहां खर्च हो रही होगी? अगर इस नेटवर्क की इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो जो भी पावर अंदर आ रही है वो आरसी के अक्रॉस ही तो डेसिपेट होगी. यस सर. एंड व्हाट इज द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस? सर पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू VOC स्क्वायर अपॉन RC. अब कई लोग ये भी कहते हैं सर आपने क्यों नहीं IC स्क्वायर RC लिख दिया? अरे लिख दो यार, कोई बात नहीं. IC क्या हो जाएगा? VOC बाय RC हो जाएगा. मेरी बात समझ पाए क्या? तो घूम के बात वहीं पहुंच जाएगी. जी सर. तो अगर तुमने यहां पर IC स्क्वायर इंटू RC भी लिखा तो IC की जगह VOC बाय RC ही आएगा, तो यही आ जाएगा. जब भी कभी हमें रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का पता होता है तो पावर को हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. यहां से हमें क्या पता चल गया? सर RC क्या था? कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब तो सर इसका नाम भी मुझे समझ में आ गया कि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल में ये रेजिस्टेंस कोर लॉस को दर्शाता है. क्या बात है सर, समझ आया? ग्रेट. फर्दर ध्यान दीजिए. वंस वी हैव RC वी कैन कैलकुलेट IC. यस सर, IC इज इक्वल्स टू VOC अपॉन RC. एक बार हमें RC का पता चल गया तो IC निकाल लेंगे. एक बार IC का पता चल गया तो हम लोग IM भी निकाल लेंगे. IM क्या हो जाएगा? सर आपने हमें बताया था कि IC और IM के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल डिफरेंस होता है. हां जी सर. और इन दोनों का जो फेजर सम होता है वो हमारा नो लोड करंट I0 कहलाता है. बिल्कुल सर. तो एक बात बताओ, ये तुम्हारा IC है तो ये भी दूरी IC होगी, ये IM होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से I0 क्या हो जाएगा? IM का स्क्वायर प्लस ऑफ IC का स्क्वायर का रूट ओवर मैग्नीट्यूड में. जी सर. तो क्या यहां से मैं IM का मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं? रूट ओवर ऑफ IC स्क्वायर माइनस I0 स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर. बिल्कुल सर. ग्रेट. तो हमारे पास IM पता चल गया मैग्नीट्यूड में. जैसे ही IM पता चला हम XM निकाल सकते हैं. XM क्या हो जाएगा भाई? VOC बाय IM. क्या बात है सर. ये जो आपने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल बताया था उस समय कहा था RC और XM जो हैं वो इमेजिनरी ब्रांचेस हमने ली हैं ताकि हम मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस दर्शा सके और कोर लॉस रेजिस्टेंस निकाल सके, दिखा सके. और आप OC टेस्ट करके इनके वैल्यूज निकाल लिए हो. क्या मेरी बात समझ में आई? ग्रेट सर, ग्रेट सर. अच्छा, क्या मैं नो लोड पावर फैक्टर निकाल सकता हूं? हां सर बिल्कुल, आप नो लोड पावर फैक्टर निकाल सकते हो. नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा? सर ये जो पावर इनपुट में जा रहा है वो हो जाएगा VOC I0 cos ऑफ phi0. अगर नो लोड पावर फैक्टर cos ऑफ phi0 है तो बिल्कुल सर. तो यहां से मैं लिख सकता हूं cos ऑफ phi0 इज इक्वल्स टू POC अपॉन VOC इंटू I0.
यार मुझे सिर्फ पता क्या था, वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर की रीडिंग। मुझे पता क्या था ट्रांसफार्मर का? सर वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और वॉट मीटर की रीडिंग। और इससे मैंने निकाल क्या लिया? सर मैंने निकाल लिया आरसी और एक्सएम पैरामीटर निकाल लिया, साथ ही साथ नो लोड पावर फैक्टर का भी पता चल गया, साथ ही साथ नो लोड पावर फैक्टर का भी पता चल गया। क्या मेरी बात समझ पाए? सर अब आप तो बस हमको एक ट्रांसफार्मर दे दो, वॉट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर दे दो। वॉट मीटर ध्यान रखना लो पावर फैक्टर वॉट मीटर मिलना चाहिए, और उसके बाद तुम उसको सप्लाई पे कनेक्ट करके जो भी मैं तुम्हें ट्रांसफार्मर दूं उसका तुम आरसी और एक्सएम निकाल सकते हो। बोलो निकाल सकते हो? यस सर, अब निकाल सकते हैं। ग्रेट। अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये नो लोड टेस्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत बेहतरीन। नो लोड टेस्ट समझ में आया कि नहीं? बहुत बेहतरीन। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन करना हो और कैलकुलेटर अलाउ हो तो इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। ऑल्टरनेटिव मेथड की जरा बात कर लेता हूं यार। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? सर मुझको ना पावर फैक्टर का पता चल गया, कॉस ऑफ फाई नॉट क्या होता है? वॉट मीटर रीडिंग अपॉन वोल्ट मीटर रीडिंग इनटू एमीटर रीडिंग फ्रॉम नो लोड टेस्ट। जी सर, यहां से सर मैं फाई नॉट निकाल लूंगा, कॉस इनवर्स पीओसी अपॉन वीओसी आई नॉट। असर जैसे ही मुझे फाई नॉट का पता चल जाएगा मैं लिख सकता हूं आई नॉट एट एन एंगल ऑफ माइनस ऑफ फाई नॉट, क्योंकि मुझे पता है कि नो लोड करंट हमेशा लैगिंग होती है, इसलिए मैंने माइनस साइन यूज किया। ठीक, आपने कहा सर इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट कॉस ऑफ फाई नॉट माइनस ऑफ जे आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट। मतलब सर अगर मुझको नो लोड करंट का पता है और पावर फैक्टर एंगल मैंने निकाल लिया, तो ऐसे रख के कैलकुलेटर में जैसे ही दबाऊंगा रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। ये रियल पार्ट कुछ और नहीं आईसी दिखाता है, इमेजिनरी पार्ट कुछ और नहीं आईएम दिखा रहा है। बोलो भाई। ग्रेट सर। सर ये अगर फाई नॉट है, ये अगर फाई नॉट है तो आईसी कुछ और नहीं आई नॉट कॉस फाई नॉट है राइट एंगल ट्राइंगल से, और आई एम कुछ और नहीं आई नॉट साइन ऑफ फाई नॉट है। बोलो हाँ कि ना? ग्रेट सर, जबरदस्त। समझ आया? बहुत बेहतरीन। जैसे ही मुझे आईसी और आईएम का पता चल गया, इसके बाद मैं सीधे आरसी निकाल सकता हूं वीओसी बाय आईसी से, और सीधे एक्सएम निकाल सकता हूं वीओसी बाय आईएम से। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? ग्रेट सर। सो ऑल्टरनेटिव मेथड है, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो आप इस तरह का मेथड यूज करेंगे। अगर आपको लगता है सर कैलकुलेटर नहीं अलाउ है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमको करना है कभी भी, तो वी विल प्रीफर टू गो इन दिस मेथड। इज इट ओके? ग्रेट सर। आइए बात करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। ओपन सर्किट टेस्ट से आरसी और एक्सएम का पता चला और कोर लॉस का पता चल गया। ठीक है क्या? जी सर। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट की। शॉर्ट सर्किट टेस्ट is conducted, short circuit test is conducted on HV side and LV side is shorted by a thick wire. अब सर ये क्या है बताता हूं, थोड़ा वेट करिए। अभी सिर्फ याद रखिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग किधर करते हैं, तो भाई HV साइड में प्रिफर करते हैं करना। ठीक है जी सर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इफ शॉर्ट सर्किट टेस्ट इज कंडक्टेड एट रेटेड करंट देन इट गिव्स रेटेड कॉपर लॉस। अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाए तो हमें रेटेड कॉपर लॉस, जिसको फुल लोड कॉपर लॉस कहते हैं, वो मिलेगा। ठीक है, ग्रेट सर। फर्दर शॉर्ट सर्किट टेस्ट गिव्स सीरीज पैरामीटर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट गिव्स वैल्यू ऑफ सीरीज पैरामीटर्स। सीरीज पैरामीटर्स क्या थे भाई? आर इक्विवेलेंट था और एक्स इक्विवेलेंट था। आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? जी सर बिल्कुल। फर्दर वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड
रिड्यूस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते समय भूल के भी रेटेड वोल्टेज मत लगाइएगा। क्यों सर? अच्छा, इमेजिन करिए आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा कहीं ना कहीं लगा हुआ। हाँ सर। अब एक काम करते हैं यार, उस पर शॉर्ट सर्किट का अर्थ समझाता हूं क्या है। एक साइड में सप्लाई से जुड़ा होगा, एक साइड में लोड से जुड़ा होगा। जी सर। लोड वाली साइड में आपने थोड़ी सोचा कि यार कुछ बहुत दिन से हमने नुकसान नहीं किया, कुछ नुकसान करते हैं, और नुकसान करने के लिए ईंटे से तार बांध लिया। अरे कुछ नहीं, रिंगनी वाला जो तार आता है आपने वही यूज कर लिया, कुछ भी। लेट अस सपोज यू आर गोइंग टू यूज अ सिंपल स्टील वायर, डजंट मैटर, और उसको फेंक दिया किधर? सेकेंडरी साइड में। तो सेकेंडरी साइड क्या हो जाएगा? शॉर्ट। और प्राइमरी साइड किससे कनेक्ट होगा? सप्लाई से। तो ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर के साथ क्या होगा? सर तगड़ी सी आवाज आएगी, हो सकता है ट्रांसफार्मर में आग लगती हुई दिखाई दे, क्योंकि सर रेटेड वोल्टेज लगाने पे अगर सेकेंडरी को शॉर्ट करेंगे तो करंट बहुत हाई होगी और वो ट्रांसफार्मर को जला देगी। ऐसे कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर करंट लेता है उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट, ठीक है? या फिर आप जनरल कह सकते हो उसे, हाँ जी, शॉर्ट सर्किट करंट एट रेटेड वोल्टेज। ये ट्रांसफार्मर का फॉल्ट लेवल भी बताता है। मेरी बात क्लियर है? ग्रेट सर। अब आपने कहा सर हम याद रखेंगे कि हमेशा शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते समय रिड्यूस्ड वोल्टेज लगाते हैं, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कॉज रेटेड करंट। ठीक, बढ़िया। नेक्स्ट, नॉर्मल और हाई पावर फैक्टर वॉटमीटर इज यूज्ड इन ओसी टेस्ट, जनरली शॉर्ट सर्किट टेस्ट। लेट मी करेक्ट इट। Let me correct it. ठीक है भाई, सही कर लीजिएगा। तो हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर इज यूज्ड फॉर शॉर्ट सर्किट टेस्ट। जनरली शॉर्ट सर्किट के दौरान जो पावर फैक्टर हमें मिलता है वो 0.6 के आसपास, सो इसलिए हम लोग हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर का यूज करते हैं। अब ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते कैसे हैं? बहुत ध्यान से देखना यार। यहां पर सबसे पहले तो हम लोग लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर, जिससे कि हम वोल्टेज को कंट्रोल्ड वे में ट्रांसफार्मर पे लगा सकें। ठीक है जी सर। सो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। सेकेंडरी साइड एलवी साइड को कर देते हैं शॉर्ट। किससे? थिक वायर से। ये थिक वायर हो गया जिससे आपने इसे शॉर्ट किया। सर क्यों थिक वायर से शॉर्ट करते हैं बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनते चलिए। मान लीजिए हमारे पास ट्रांसफार्मर है 1000 बाय 100 वोल्ट का, ठीक है, और 10 kVA का। समझ रहे? ठीक है सर। अगर हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है तो इसकी जो रेटेड करंट एचवी साइड में होगी वो क्या हो जाएगी? रेटेड केवीए डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज, मतलब 10 एम्पियर की। यानी फुल लोड करंट जो एचवी साइड में ट्रांसफार्मर के बह सकती है वो 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की करंट अगर आप इस ट्रांसफार्मर के एचवी साइड से बहाएंगे तो इसका तार पिघलेगा नहीं, चाहे आप 24 घंटे बहा लीजिए। ठीक है क्या? जी सर। हम सबको पता है कि करंट रेटिंग जो है वो थिकनेस ऑफ वायर पे निर्भर करती है। जितना मोटा तार आप उतनी ज्यादा करंट कंटिन्यूअस फ्लो करा सकते हैं। आप पंखा चलाने वाले तार से एसी नहीं चला सकते। क्या होगा चलाओगे तो? सर थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ेगा, फिर और थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, फिर आई स्क्वायर आर लॉस और बढ़ेगा, और इस क्यूमुलेटिव प्रोसेस की वजह से टेंपरेचर इतना बढ़ जाएगा कि तार पिघल के मेल्ट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए एसी के लिए 15 एम्पियर का वायर और जो हम नॉर्मल पंखे के लिए यूज करते हैं वो 5 एम्पियर और 2 एम्पियर का वायर। क्या मेरी बात समझ पाए? जी सर बिल्कुल। तो आपने कहा 10 एम्पियर के वायर का अर्थ समझ गया सर मैं, मतलब ये जो वायर एचवी साइड का होगा वो 10 एम्पियर की करंट बहाने में केपेबल होना चाहिए, अगर ये 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो। और एलवी साइड की अगर हम बात करें तो एलवी साइड की रेटेड करंट क्या होगी? 10 केवीए, केवीए मतलब 10 की पावर 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 100। यार ये कितना हो जाएगा सर? 100 एम्पियर हो जाएगा। मतलब एलवी साइड में 100 एम्पियर की करंट बह सके, यानी एलवी साइड का वायर कैसा होगा? थिक होगा।
अब जब तुम इसको शॉर्ट करोगे तो जाहिर सी बात है जो करंट है एलवी साइड में, वो जो करंट बहेगी, रेटेड करंट भी अगर बहती है तो 100 एम्पियर की करंट बहनी है, इसलिए हमने क्या बहाया, थिक वायर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर, यहां तक क्लियर है। सर ये टेस्ट आपने एचवी साइड में क्यों किया? क्योंकि मैं इस टेस्ट को रिड्यूस्ड वोल्टेज पे करूंगा, विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कॉज रेटेड करंट। रिड्यूस्ड वोल्टेज पे विच इज जस्ट सफिशिएंट टू कॉज रेटेड करंट। सो इस वजह से मैं यहां वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट नहीं लगाने वाला, हो सकता है यहां पे 100-200 वोल्ट ही लगाना हो। ठीक है क्या? हाँ सर, लेकिन करंट रेटेड बहेगी। तो एचवी साइड की रेटेड करंट कितनी बहेगी? 10 एम्पियर। तो भाई जो हमें एमीटर चाहिए वो 10 एम्पियर रेटिंग का चाहिए होगा। ये जो हमारे पास इसको भी ठीक करना पड़ेगा, इसको हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर ठीक कर लीजिए। ये हाई पावर फैक्टर वॉट मीटर है या नॉर्मल पावर फैक्टर वॉट मीटर कर देता हूं। ठीक है क्या? जी सर, बिल्कुल। अब देखिए, आपने कहा सर ये जो वॉट मीटर है इसकी जो सीसी कॉइल है, करंट कॉइल, उसमें कितनी करंट बहेगी? 10 एम्पियर। तो इसको अगर हम एचवी साइड में करेंगे तो वॉट मीटर कम करंट रेटिंग का, एमीटर कम करंट रेटिंग का, और चूंकि रिड्यूस वोल्टेज लगाने वाले हैं तो पीसी कॉइल और वोल्ट मीटर भी कम रेटिंग का चाहिए। तो इसको हम प्रिफर करते हैं कि हम इसे एचवी साइड में कंडक्ट करें और एलवी साइड को शॉर्ट करें। अब अगर मान लीजिए दोनों ही 100 और 120 वोल्ट का है तो आप चाहे किसी भी साइड कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत बेहतरीन सर, यहां तक आपकी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। मुझको यह लगता है कि आपको यहां तक मेरी बात अच्छे से समझ में आई। जी सर, बहुत बढ़िया। आपको क्या पता चला? वोल्टेज अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, करंट अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन और पावर अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। सो पीएससी लिख देता हूं। अब ये पीएससी क्या है भाई? इनपुट पावर टू द ट्रांसफॉर्मर अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन, इसे बोलते हैं इनपुट पावर टू द ट्रांसफॉर्मर अंडर शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन। और ये देता है हमें कॉपर लॉस, कॉपर लॉस अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है क्या? यस सर। और आईएससी क्या दे देगा? करंट मेजर्ड थ्रू करंट मेजर्ड थ्रू एमीटर। ठीक है क्या? यस सर। और वीएससी क्या है भाई? वोल्टेज मेजर्ड थ्रू वोल्ट मीटर। क्या यहां तक मेरी बात समझ आई? सर बिल्कुल बढ़िया से समझ आया कि ये कैसे करना है टेस्ट। इसके लिए आपने हम लोगों को ये समझाया कि आपको चाहिए एक वोल्ट मीटर, आपको चाहिए एक एमीटर और आपको चाहिए एक वॉट मीटर, और उसको कैसे कनेक्ट करना है ये भी समझ आया। बस एक चीज नहीं समझ में आई कि रिड्यूस्ड वोल्टेज क्यों अप्लाई किया। चलिए वहां पे आ जाते हैं। देखिए, अगर हम इलेक्ट्रिकल मॉडल की बात करें ट्रांसफॉर्मर की ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन तो कैसा होगा? सर ये हमारा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट एक्स आर सी एक्सएम, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट। जी सर। अच्छा, यहां पे आपने कह दिया सर ये हमारा आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हो गया, एचवी साइड, एलवी साइड, और ये आपका शॉर्टेड। ठीक है क्या? जी सर। आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? जी सर। अच्छा, यहां पे इंपीडेंस कितना है? 0, शॉर्टेड है तो। जी सर। तो इसका मतलब यहां पे क्या दिखाई देगा? 0। जी सर। इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल मॉडल देखें तो यहां पे शॉर्टेड दिखाई देगा, और हमको पता है कि यहां पे जो करंट होगी आईएससी वो यहां पे लगाए गए वोल्टेज, या इधर की करंट कह देते, यहां पे जो करंट होगी आईएससी, इसको हम I2 डैश कह दें, तो ये कितनी हो जाएगी? VSC डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट अपॉन एक्स इक्विवेलेंट। जी सर। ये शॉर्टेड है तो भाई जब आप इसको इधर ट्रांसफर करके देखोगे तो ये भी आपको क्या दिखेगा? शॉर्टेड, 0 दिखेगा ना। जी सर। अब ये अगर आपको 0 दिखेगा तो आप बोलोगे सर यहां पे जो करंट होगी आईएससी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी सर VSC अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस एक्स इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट।
अब Z इक्विवेलेंट होता है बहुत छोटा, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ अ गुड कंडक्टर, लीकेज फ्लक्स कम से कम हो सके इसके लिए हम अच्छा से अच्छा कोर यूज करते हैं, तो Z इक्विवेलेंट है बहुत स्मॉल। और अगर हमने अपने VSC रेटेड लगा दिया तो जो करंट है वो रेटेड करंट से बहुत ज्यादा हो जाएगी सर। क्या मेरी बात समझ पाए? जी सर। हम चाहते हैं कि ISC I रेटेड के बराबर हो, तो इसके लिए हम यहां पे वोल्टेज VSC को क्या लगाएंगे? कम लगाएंगे। कैसे पता चलेगा सर कि ये ISC, ये जो ISC है वो हमारी VSI रेटेड के बराबर है? तो इसके लिए तरीका है। क्या तरीका है सर? देखो, हम धीमे धीमे यहां पर वोल्टेज बढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है? एमीटर पे ध्यान दे रहे हैं, एमीटर की रीडिंग बढ़ रही है। जैसे ही एमीटर की रीडिंग हमारे रेटेड करंट के बराबर पहुंची, हमने यहां वोल्टेज बढ़ाना बंद कर दिया। इसका मतलब अब हमारा रिड्यूस्ड वोल्टेज लगा है, विच इज गिविंग हाँ जी, रेटेड करंट। Is it okay? So now the short circuit test is going to be performed at rated current, at reduced voltage which is just sufficient to cause rated current. Is it okay? बहुत बेहतरीन सर, ये वाली बात आपकी समझ में आई। अब चूंकि कोर लॉस RC जो है और XM ब्रांच, ये IC जो है वो किस पर निर्भर करता है सर? वोल्टेज पे, क्योंकि वोल्टेज अपॉन RC IC है। अब वोल्टेज आपने लगाया बहुत कम, 1000 वोल्ट की जगह महज 100 वोल्ट लगाया, तो IC क्या हो जाएगा? बहुत छोटा। अच्छा, कोर लॉस क्या होता है? VOC स्क्वायर अपॉन RC। चूंकि आपने वोल्टेज बहुत छोटा लगाया है तो कोर लॉस भी क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो कोर लॉस यहां पर क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसलिए हम शंट ब्रांच को शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते समय ओपन कर देते हैं। वैसे भी हमें पता है कि अगर लो इंपीडेंस पाथ है तो करंट उसी पाथ को ज्यादा ऑप्ट करेगी, तो I0 आपकी जो आपकी नो लोड ब्रांच में करंट थी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड वोल्टेज। मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो हमारा इलेक्ट्रिकल मॉडल कैसा दिखाई देगा? ऐसा। बहुत बेहतरीन सर। अब इस समय जो भी पावर हमारे ट्रांसफार्मर में जा रही है वो यहां पे POC के रूप में दिखा सकता हूं, विच इज मेजर्ड, PSC के रूप में दिखा सकता हूं, विच इज मेजर्ड थ्रू वॉटमीटर। वोल्टेज जो लगाया मेजर्ड थ्रू एमीटर, और ISC is measured through ammeter and VSC is measured through voltmeter। हाँ जी सर, हमको यहां पर वोल्टमीटर से, वॉटमीटर से और एमीटर से ये डेटा मिल गया, और ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल है इस ट्रांसफार्मर का। ये हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल है इस ट्रांसफार्मर का। गजब यार सर। तो यहां से तो सर अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया कैलकुलेट करना। हम निकाल सकते हैं R इक्विवेलेंट, क्योंकि जितना भी पावर लॉस हो रहा है, जो भी इनपुट में पावर जा रही है, वो इस इलेक्ट्रिकल मॉडल में पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है। जी सर। तो इसको हम कह सकते हैं ISC स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट। यहां से मैं R इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लूंगा PSC अपॉन ISC। बोलिए, क्या मेरी बात समझ में आई? का स्क्वायर, यानी वॉटमीटर रीडिंग अपॉन एमीटर रीडिंग स्क्वायर। खत्म। R इक्विवेलेंट मिल गया। R इक्विवेलेंट मिल गया तो क्या मैं X इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं, या फिर मैं Z इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? यस सर। क्या होता है Z इक्विवेलेंट भाई? VSC अपॉन ISC। ऊपर ही नजर आ रहा था सर। Z इक्विवेलेंट मिल गया तो क्या मैं X इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? जी सर। X इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर? X इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा Z इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस ऑफ R इक्विवेलेंट स्क्वायर का रूट ओवर। काम खत्म। सर हमको आप वॉटमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर दे दीजिए, ट्रांसफॉर्मर दे दीजिए, मैं उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल के पैरामीटर की वैल्यूज आपको बता दूंगा। देखो भाई, आपने कहा सर मैं आपको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट के पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल के पैरामीटर की वैल्यू बता दूंगा। इससे क्या होगा सर? एक बार इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट पैरामीटर का पता चल गया तो किसी भी लोडिंग कंडीशन में वी कैन प्रिडिक्ट द एंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर लाइक इफिशियंसी एंड रेगुलेशन। क्या मेरी बात समझ आई? ग्रेट सर, मजेदार हो गया, मजेदार हो गया सर। देखो, आपने कहा सर अब हमारे पास इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट मॉडल का
जो भी ट्रांसफॉर्मर पे हमने टेस्ट कंडक्ट किया उसका आरसी पता है, एक्सएम का वैल्यू पता है, आर इक्विवेलेंट और एक्स इक्विवेलेंट का वैल्यू पता है। अब किसी भी लोडिंग कंडीशन में, ये आइडियल पोर्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर दिखा रहा हूं जी सर, सारी प्रैक्टिकलिटीज इसके इधर रखी हुई है। अब किसी भी लोडिंग कंडीशन में वी कैन प्रिडिक्ट द इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। कैसे भाई? सर आर इक्विवेलेंट एक्स इक्विवेलेंट का पता है जी सर, आरसी और एक्सएम का पता है जी सर। अब मैं किसी भी ऑपरेटिंग कंडीशन में, किसी भी लोडिंग कंडीशन में इंटायर परफॉर्मेंस, जैसे कि इनपुट करंट, इनपुट पावर फैक्टर, वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर निकालने में सक्षम हूं। आपने कहा सर अगर ये ZL है तो हमने इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें क्या मिल जाएगा सर? इधर ZL डैश लगा देंगे जी, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, X इक्विवेलेंट और ये हो गया हमारा ZL डैश। बोलो भाई जी सर। जहां अगर ये N1 है और ये N2 है तो ZL डैश क्या होगा? N1 बाय N2 का स्क्वायर इंटू ZL होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? जी सर। अब हमारे पास अगर R इक्विवेलेंट X इक्विवेलेंट है तो किसी भी लोडिंग के लिए मैं क्या निकाल सकता हूं सर? इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर निकाल सकता हूं। इनपुट पावर कितनी लेगा, करंट कितनी होगी प्राइमरी वाइंडिंग में, सेकेंडरी वाइंडिंग में, हमारा नो लोड लॉस कितना हो रहा होगा, हमारा इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा, ये सारी चीजें अब हम कैलकुलेट करने में सक्षम हो गए। होपिंग कि आपको ओसी और एससी टेस्ट और उससे मिलने वाले रिजल्ट और उसका यूज अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपने आज का लेक्चर बहुत इंजॉय किया होगा। आप लेक्चर को देखते रहिए, मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सीरीज बनाता रहूंगा। होपिंग यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर अ लॉट। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत सारा प्यार आप लोगों को।